जय हिंद बच्चों। आज मैं आप सबके सामने साइंस का सीरीज लेकर आए। मैं आज से स्टार्ट करेंगे साइंस का पोर्शन। और सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आप सभी स्टूडेंट को गारंटी क्लासेस में बहुत बहुत बधाई हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग बहुत मेहनत और लगन के साथ मेहनत कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि इस बार 2026 में पार करना है इतना, है ना? इतना ये अब भूल जाना है ना? ये पुराना हो गया, अब यहाँ लाना है, न्यू ट्रेन लाना है, इसको पार करना है। तो इसी के साथ हम अब मैथ का पोर्शन साइंस का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। साइंस आज से मैं लगातार रेगुलर स्टेम साइंस पढ़ाया करूंगा, और वो भी साइंस में भी क्लास 10 का साइंस। तो हम देखते हैं कि क्या बिहार बोर्ड में साइंस का क्या महत्व है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, साइंस में 3 पोर्शन है और तीनों पोर्शन से 80 नंबर का साइंस पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, है ना? फर्स्ट पोर्शन फिजिक्स को आप रख सकते हो, सेकंड आप केमिस्ट्री को रख सकते हो, और थर्ड बायो को, है ना? केमिस्ट्री आता है लगभग 27 नंबर्स का, यह भी 27 नंबर का, और ये लगभग 26 नंबर का, है ना? तो ये तीनों में भी आज हम फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का एकदम फर्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या? साइंस में भी सबसे पहले केमिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिस्ट्री में भी पहला चैप्टर केमिस्ट्री का। जैसे कि आपको पता होना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलते हैं। तो उससे पहले, पढ़ने से पहले हम जो बेसिक बेसिक चीज है उसको हम जान लेते हैं, थोड़ा 2-4 मिनट। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने टॉपिक पे, है ना? क्या पढ़ना है? रसायन शास्त्र। तो अभी सबसे पहले हमको देखना है कि रसायन का मतलब क्या होता है। इसके मतलब थोड़ा समझना है ना? कि रसायन का अर्थ क्या होता है। ये रस, ये आयन। अब ये रसायन, रसायन शब्द आया कहां से, है ना? कि रसायन शब्द आया कहां से? तो रसायन शब्द किसका देन है? ग्रीक ग्रीक वासियों का देन है। किसका देन है? ग्रीक वासियों का देन है। क्योंकि ग्रीक वासियों ने रसायन का कैसे खोज कर दिया, रसायन शब्द का, है ना? तो ग्रीक वासियों ने अपनी उम्र बढ़ाने के चक्कर में, आयु को बढ़ाने के चक्कर में, है ना, जबकि ये रसायन शास्त्र, ये जो रसायन शब्द निकला है, कीमिया शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी, है ना? आप लोग सब जानते हैं, आपके आसपास में काली मिट्टी भी होगा। तो अब जानते हैं ये रसायन शब्द कैसे पड़ा। तो ग्रीक वासियों ने उम्र बढ़ाने के चक्कर में एक से एक रिएक्शन करने लगा, है ना? रिएक्शन करवाने लगा बहुत सारे पदार्थों को, कभी मिट्टी को तेल से, कभी तेल को पानी से, कभी पानी को मतलब चीनी से। तो वैसे ही करते करते वो उम्र बढ़ाने के लालच में उन्होंने केमिस्ट्री शब्द का खोज कर दिया, है ना? और कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री दो शब्द से मिलकर बना है, रस प्लस आयन से। अब ये क्या होता है? रस, रस का मतलब सॉल्यूशन कह सकते हो, या इसको द्रव भी कह सकते हो, है ना? द्रव, इसको ही, सॉल्यूशन को ही हम विलियन कहते हैं, है ना? विलियन। और आयन, आयन होते हैं धन आयन, ऋण आयन। अब ये आयन, आयन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है कि आयन क्या होता है ना? आप लोग पता होना चाहिए कि तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है। ये तत्व, तत्व किसका बना होता है? तत्व बना होता है परमाणु का। किसका बना होता है? परमाणु का, परमाणु का। और ये जो परमाणु है ना, परमाणु, परमाणु बना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, है ना? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्र में होता है, सेंटर में होता है, और ये इलेक्ट्रॉन है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है ना? हर एलिमेंट का यही बात, मतलब यही रूल फॉलो होता है हर तत्व के लिए। तो अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन खो देगा तो वो धन आयन बन जाएगा, धन, क्योंकि हम किसी को दे दिए
है ना। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन मतलब तत्व इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो वो ऋण बन जाएगा, क्योंकि हम किसी से उधार लेते हैं तो हम निगेटिव में चले जाते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि अगर हम किसी को देते हैं, जब देते हैं तो धन बन जाता है, और अगर हम किसी से लेते हैं तो ऋण बन जाता है। ऋण है ना, कि किसी से हम ऋण लिए हैं 1000 रुपया, तो वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन कोई तत्व है, सपोज मान लीजिए कि एक क्लोरीन है, क्लोरीन ने सोडियम से ले लिया, इससे एक ले लिया, ये अपने ऊपर, तो ये माइनस का 1 चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस इसलिए हो जाएगा कि इससे ये ले लिया और ये इसको दिया, ये प्लस को हो जाएगा। तो अब मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या पढ़ना होता है। रस मतलब विलयन, आयन मतलब विलयन आयन पढ़ना होता है। इसमें क्या होता है, विलयन और आयन पढ़ना होता है ना बच्चा। अब समझ गया होगा कि इसमें क्या पढ़ना होता है, विलयन और आयन पढ़ना होता है। विलयन वगैरह सॉल्यूशन ये सब आप पढ़े होगे ना, बहुत सारे चीज के बारे में पढ़े होगे, HCl हो गया, H2SO4, ये सब है, सारे विलयन है ना, सॉल्यूशन है। तो आपको मोटा मोटी समझ आ गया होगा कि ये रसायन शास्त्र क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ, इसका मतलब क्या होता है ना। ये कीमिया शब्द से उत्पत्ति हुआ है ना, रसायन का मतलब। अब यहाँ पे हम थोड़ा और पीछे चलेंगे, क्लास 9 को पढ़ेंगे कि आप क्लास 9 में पदार्थ को 2 वर्गों में बांटे थे। ऐसे अभी पहले एकदम जनरली एक भौतिक, एक रासायनिक, है ना, भौतिक आकृति के आधार पे एक रासायनिक अधिक। तो हम भौतिक वाले क्लास 9 में पढ़ लिए, भौतिक में है ना ठोस द्रव गैस भौतिक। अब हम रासायनिक आधार पे आएंगे यहाँ, तो उसी आधार पे आते हैं हम, पदार्थ को शुद्धता के आधार पे बांटते हैं। क्या होते हैं, पदार्थ को शुद्धता के आधार पे बांटते हैं। तो पदार्थ को हम शुद्धता के आधार पे बैठेंगे, पदार्थ को शुद्धता के आधार पर, शुद्धता के आधार पर एक शुद्ध हो जाएगा, एक अशुद्ध बोले चाहे मिश्रण बोले, है ना, मिश्रण। अशुद्ध में हो जाएगा तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक। अब तत्व और तत्व में भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धातु अधातु और उपधातु, है ना बच्चा। धातु अधातु उपधातु, ठीक है, धातु अधातु उपधातु। और यौगिक में हो जाएगा कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। ओके, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। आप लोग 9 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा तो टेंशन नहीं लेना, हम केमिस्ट्री को 0 से पढ़ाएंगे और आपको हीरो एक दिन बनाएंगे, है ना। टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको हम 0 से पढ़ाएंगे, 0 से आपको हीरो बनाएंगे, है ना। कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ धातु अधातु, अब ये शुद्ध क्यों हुआ और ये लगभग अशुद्ध क्यों हुआ, क्योंकि ये शुद्ध, ये तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। जब जहां पे भी एक ही प्रकार का परमाणु जहां पे भी आएंगे, एक ही प्रकार का पदार्थ, तो उस पदार्थ से मिलाकर नए पदार्थ को बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो शुद्ध पदार्थ का निर्माण होगा, किसी भी तरीके का अशुद्धि वगैरह का वहां पे मिलावट नहीं हो रहा है। और इसी को एक निश्चित अनुपात में, एक बैलेंस रेशियो में मिलाएंगे तो ये यौगिक बनेगा, है ना। फिर तत्व को हम धातु अधातु और उपधातु में बांट दिए। धातु अधातु ये तो हमारा एक चैप्टर है, 3रा नंबर चैप्टर, है ना, क्लास 10 का, तो उसको बहुत मजे से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हम धातु अधातु को बहुत मजे से पढ़ेंगे। बच्चे पढ़ाई को बहुत सीरियस लेकर नहीं पढ़ना है, एंटरटेनमेंट कर कर पढ़ना है ना, और हंसते खेलते एकदम पढ़ना है ना। ऐसा पढ़ना है कि हम टॉप भी कर जाए और पता भी नहीं चले। लेकिन हाँ, एक बात और याद रखना, टॉप करने का एक ही उसका फॉर्मूला है, बट हार्ड वर्किंग, उसके अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। आप सोचोगे कि हम 100 कर टॉप कर जाएंगे, ये आपकी गलतफहमी है ना बच्चों। ये गलतफहमी को दिमाग से निकाल देना है ना। अगर टॉप कर कर सारे बच्चे मतलब 100 का टॉपर बन जाएगा तो हर घर में, कोई घर में IITian NITian, हर घर में NITian
टॉपर निकलेगा, IIT टॉपर निकलेगा, बिहार बोर्ड 10 क्लास का टॉपर निकलेगा, 11 क्लास का, 12 क्लास, हर मतलब सोए हुए बच्चे ही टॉप करेगा, है ना। तो जाहिर सी बात है ये सब गलतफहमी है ना। और मिश्रण में भी आपको पता होना चाहिए, समांगी मिश्रण, अविषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी जो विलयन में समान रूप से फैला हुआ रहता है मिश्रण में, और जो विषमान मतलब समान रूप से फैला हुआ नहीं रहता है ना, जिसके कारण हम नंगी आंखों से उसको देख सकते हैं, इसके कारण को नंगी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, समझ गया होगा आप लोग, यहाँ तक कोशिश करते हैं कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये 9 क्लास का पार्ट था, है ना। आप सारे बच्चे जान गए होंगे, मतलब लगभग सभी को समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर कर बता देना। अब बच्चा, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि तत्व, ये जो एलिमेंट होते हैं तत्व, तत्व किससे मिलकर बना होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, कुछ तत्व का आपको याद, मतलब वो तत्व क्या किस चीज से मिलकर बने होते हैं? परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब वो यहाँ पे हम तत्व से मतलब ये याद आया कि आप लोग को 1 से लेकर 20 तक कम से कम तत्व का नाम, मतलब परमाणु संख्या, संकेत, तत्व पूरा याद होना चाहिए। कि जैसे एकदम इस तरीके से याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, है ना, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, ऐसे 1 से लेकर 20 तक एकदम सीक्वेंस में याद होना चाहिए। फिर 20 के बाद जो इम्पोर्टेंट है उसको याद होना चाहिए, है ना। जैसे वो आयरन हो गया, आयरन का भी होगा याद थोड़ा, मतलब आयरन का कर लेंगे, जिंक का कर लेंगे, मैग्नीज का कर लेंगे, है ना, फिर सिल्वर का कर लेंगे, और फिर गोल्ड का कर लेंगे, प्लेटिनम का कर लेंगे। तो बच्चा, मैं कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद होगा, है ना, 20 तक। तो 20 तक आपको याद होगा तत्व का नाम, है ना, तत्व का परमाणु संख्या और संकेत। तो यहाँ पे हम तत्व का नाम लिखते हैं, यहाँ पे संकेत लिखते हैं, और ये संख्या, परमाणु संख्या लिखते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे देखना, तत्व हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H1, हीलियम He2, लिथियम Li3, बेरिलियम Be4, बोरॉन B5, कार्बन C6। इसी तरीके से आपको कितना तक याद रखना है बच्चा? 20 तक याद रखना है ना। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग सब नेक्स्ट वीडियो में याद कर कर आओगे, कल हम आप सभी से पूछेंगे, है ना। 20 तक एकदम पूरा पूछेंगे। फिर कल जो इम्पोर्टेंट और होगा 10-15 और, वो हम लिखा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना, हम लिखा देंगे फिर। तो अब चलते हैं हम, इससे पहले भी एक 2, 4, 5, 10 केमिकल नाम, जो मतलब पहला चैप्टर में इस तरीके से तैयार कर रहे हैं ना कि आपको पहला चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो, है ना, पहले चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे केमिकल नेम, है ना, रासायनिक नाम, केमिकल नेम जितना भी लगभग क्लास वो पहले चैप्टर में आएगा, वो हम आपको लगभग बता देते हैं, है ना। केमिकल नेम वो आपको याद कर कर आना है। पहला में HCl, ये HCl, इसका रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
ठीक है बच्चों। अब दूसरा में NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तीसरा में कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। चौथा में H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। और पांचवा में H2SO3, सल्फ्यूरस फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल। और बच्चे यहां मिटाता हूं। छठा में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। और सातवां में H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है बच्चा, ये लगभग इतना है। इतना अगर आप याद कर लोगे तो कोशिश करते हैं कि अब इससे ज्यादा नहीं आएगा। हाँ, एक और लिखाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। उतारते चलना बच्चा। कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ एक मोटा मोटा केमिकल नेम हो गया, यही आएगा लगभग पहले चैप्टर में। तो इसको आपको याद करके आना है ना। तो अगर आप याद कर लोगे तो ये होगा कि पहला चैप्टर में आपको कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो अब चलते हैं हम अपना सिलेबस पे, है ना। क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री, 10th क्लास का, 10th क्लास केमिस्ट्री। तो एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दे और बोल दे कि इस बार हम हैं तैयार। केमिस्ट्री के लिए क्या आप लोग सब तैयार हो? तैयार हो ना? तो तैयार हो तो फटाफट कमेंट करके लिख देना आई लव केमिस्ट्री, क्योंकि आज से आपको केमिस्ट्री से प्यार करना है ना। क्योंकि आप लव करोगे केमिस्ट्री से तब ना केमिस्ट्री आपसे लव करेगा, क्योंकि आपको 27 में 27 नंबर लाना है ना। तो 10 क्लास से केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो आपको जैसा कि पता होना चाहिए फर्स्ट चैप्टर क्या है। फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, फर्स्ट चैप्टर नेम। दूसरा चैप्टर अम्ल, भस्म एवं लवण। ठीक है। तीसरा चैप्टर धातु धातु, जैसे कि हम उस टाइम बताए थे, धातु धातु एक चैप्टर भी है इसमें क्लास 10 में, है ना, धातु और अधातु। चौथा चैप्टर कार्बन और इसके यौगिक, कार्बन और इसके यौगिक। पांचवा चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। और छठा और लास्ट हमारा पर्यावरण।
क्या है बच्चा? हमारा पर्यावरण। छठा और लास्ट हमारा पर्यावरण है। तो हम कहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं अब? इसको। फिर इसके बाद ये, क्योंकि हम हर एक चैप्टर को बहुत बढ़िया से, उसके हर एक एक टॉपिक को बहुत बारीकी से हम देखेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ स्टार्ट कर देते हैं? अभी पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसको सबको हम मिटा देते हैं। ठीक है बच्चे लोग, है ना? तो अब पहला चैप्टर में भी कितने टॉपिक पढ़ना है? तो लगभग हम 12 टॉपिक 13 टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया, है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, इसको जो रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ाएंगे उसके क्या क्या विशेषताएं हैं ये भी देखना है ना। रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, कि रासायनिक समीकरण होते क्या है, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, किस नियम के थ्रू लिखा जाता है, संतुलित और असंतुलित, ये रासायनिक समीकरण जो हम पढ़ेंगे इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ये अनबैलेंस रहेगा तो बैलेंस कैसे करेंगे, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, इसको भी संतुलित करेंगे। बैलेंस रहेगा तो बैलेंस करेंगे। रासायनिक समीकरण को उपयोग के लाभ, रासायनिक समीकरण को उपयोग के लाभ के बारे में भी पढ़ेंगे कि इसका क्या लाभ है ना। रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। फिर तीसरा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये जो पढ़ रहे हैं इससे कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि विस्थापन होते हैं, द्विविस्थापन, विस्थापन, संयोजन, वियोजन, है ना। सारे चीज को हम हर एक एक टॉपिक को बहुत बारीकी से हम समझने की कोशिश करेंगे। हम ऐसे पढ़ाएंगे कि एक भी एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ हमारे सिलेबस ना हो, है ना। हम जो पढ़ा देंगे उससे बाहर अगर एक भी हट कर आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव की बात हो, सब्जेक्टिव की बात है हो, तो फिर जो बोलना सो, है ना। तो हम 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं, ऑल टू ऑल क्वेश्चन अगर नहीं लड़ेगा तो। बस मैं आप लोग से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग लेक्चर को लगातार देखना, ऐसा नहीं कि बीच में हाँ पहला देखा, दूसरा देखा, तीसरा गैप, चौथा देखा, बस लगातार सीक्वेंस बनाए रखना है ना बच्चा। फिर दहन और ज्वाला क्या होते हैं ये भी पढ़ना है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस क्या होता है ये भी पढ़ना है। तो अभी हम ये पहले दिन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, ये पहला दिन पढ़ेंगे बच्चा। और ये रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, संतुलित और एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण दूसरे दिन पढ़ेंगे। तीसरा दिन हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण के उपयोग के लाभ, ये भी पढ़ेंगे। चौथा दिन हम रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, चौथे दिन पढ़ेंगे। और लगभग 5वां दिन हम ये लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और 5 से 6 दिन में हम पहला चैप्टर खत्म कर देंगे केमिस्ट्री का। और हर एक एक चैप्टर को इस तरीके से पढ़ेंगे, अगर कंप्लीट हो गया तो उस सब्जेक्ट में, उस चैप्टर में, पहला चैप्टर में आपको कोई हरा नहीं सकता, इतना तो हम बता सकते हैं, है ना। कोई हरा नहीं सकता अगर आप दिल से पढ़ लोगे तो। किसी भी स्टूडेंट में इतना क्षमता नहीं है कि आपको हरा देगा, है ना। जब मैं ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो अब चलते हैं हम यहाँ, इसको हम मिटाते हैं। और ये जो हम पहला दिन का आज ये जो कार्यक्रम हम अपना शेड्यूल में लगाए हैं, इसको पहले रासायनिक अभिक्रिया को, अभिकारक को, प्रतिफल को, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं ये क्या होते हैं इसको हम देखेंगे, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं ना, रसायन शास्त्र का पितामह किसे कहते हैं, है ना। क्योंकि हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ना। और केमिस्ट्री क्या है, रसायन शास्त्र क्या है ना। और रसायन शास्त्र का जनक कौन है, रसायन शास्त्र का पिता कौन है, पिताजी किसे कहा जाता है ना। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं स्टार्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इससे पहले हम एक थोड़ा टॉपिक को देखेंगे। क्या देखेंगे, देखेंगे हम परिवर्तन। क्या परिवर्तन, आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के, एक भौतिक
भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। क्या परिवर्तन? एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों, अब समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग अगर 9th क्लास में पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं है, नहीं पढ़े होंगे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम है ना, यहाँ हम है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ये परिवर्तन वैसे परिवर्तन होते हैं जो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, वापस अपनी स्थिति में आ जाता है ना, जो वापस अपनी स्थिति में आ जाए, चाहे आ जाता है ना। और इसमें जो वापस अपनी स्थिति में ना आए, जो वापस अपनी मूल स्थिति में या स्थिति में ना आए, है ना। तो अब ये क्या, यहां पे एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे पानी, पानी को हम फ्रीजिंग करेंगे, जब पानी में हम ठंडापन बढ़ाएंगे तो वो पानी क्या होगा, बर्फ बन जाएगा, है ना। फिर पानी को, बर्फ है ये, सॉरी पानी है, क्या बच्चा समझने की कोशिश करना, है ना। ये पानी है, तो इसको हम इसमें ठंडापन दिए, है ना, पानी को हम फ्रिज में रखें, तो ये पानी क्या बन गया, बर्फ। क्या हो गया, बर्फ बन गया बच्चा। फिर हम बर्फ के नीचे, ये बर्फ है ना, फिर बर्फ के नीचे हम आग जलाना स्टार्ट कर दिए, कटोरा में रख दिए इसको, आग जलाना स्टार्ट कर दिए, तो ये बर्फ जो है ना, जब आग दिए तो बर्फ फिर पानी बन गया, है ना। तो वैसे जो वापस अपनी स्थिति में ये आ गया कि ना, फिर से अपनी वापस स्थिति में। फिर अब यहां देखना है, कहां देखना है, एक यहां देखना है, इसमें यहां आप देख लियोगे बच्चे, ये मिटा देता है। रासायनिक में देखना है एग्जांपल, जो वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, मूल स्थिति में। अब यहां पे देखना है रासायनिक परिवर्तन में, एक आलू के लेते हैं, है ना, एक आलू को लेते हैं, एक आलू को टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, और उसको एक हम प्लेट, मतलब एक कढ़ाई में रख देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, है ना। और फिर इसमें हम पूरी मसाला वगैरह पानी उनी डाल देते हैं, है ना, और इसमें भी आग हम लगा देते हैं, है ना, और कुछ देर इसको पकाएंगे तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा, सब्जी, है ना। तो अब हम सब्जी को, जब सब्जी बन गया, थोड़ा चिपचिपा सा, जो खाने में बहुत मजा आएगा, है ना, टेस्टी, आपको खाना है। तो अब यहाँ ये सब्जी बन गया, तो क्या मैं सब्जी को पुनः आलू बना सकता हूं, जोड़ जोड़ कर, है नहीं ना, कि बना दोगे? अगर जो बनाओगे कमेंट करके बताना बच्चा, देखते हैं, और मैं उसे बुलाऊंगा यहाँ भी, है ना, क्लास में। तो जाहिर सी बात है, मजाक से हटकर, कि नहीं आएगा, है ना, आलू नहीं बन पाएगा। तो मतलब रासायनिक परिवर्तन जो वापस अपनी मूल स्थिति में ना आए, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, है ना। तो अब भौतिक परिवर्तन कहेंगे कि पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन, लेकिन रासायनिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है ना। और इसमें पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अवस्था में ही परिवर्तन आ जाता है ना। तो अब हम डिफिनेशन लिखेंगे। इस भौतिक परिवर्तन में, इस अवस्था में पदार्थ के भौतिक
गुणों में परिवर्तन, इस अवस्था में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। फिर यहां इसमें पदार्थ वापस, इसमें पदार्थ पुनः वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। ठीक है, इसमें पदार्थ पुनः वापस अपनी स्थिति में आ जाता है। ओके, हम एग्जाम्पल बता दिए थे, एग्जाम्पल लिख लेना है कि इस अवस्था में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है, सिर्फ भौतिक गुण में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, तो इसमें पदार्थ पुनः वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, लेकिन इस अवस्था में इसमें पदार्थ के रासायनिक गुण में ही परिवर्तन हो जाता है ना, और जो वापस अपनी मूल स्थिति में ना आ जाए। तो अब देखते हैं इसका डिफिनेशन है ना, रासायनिक परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चा, आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें पदार्थ पुनः अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं लौट सकता है ना। इसमें क्या हो रहा था कि इसमें पदार्थ पुनः वापस अपनी स्थिति में आ जाता है, वापस लौट रहा था, लेकिन इसमें वापस नहीं लौटेगा। ठीक है दोस्त, तो क्या होगा, इसमें पदार्थ पुनः वापस अपनी मूल स्थिति में नहीं आता है। इसमें पदार्थ पुनः वापस अपनी मूल स्थिति में नहीं आता है, इसमें आ जाता था। ठीक है, अब इसका उदाहरण है जैसे दूध से दही का बनना। क्या दूध से दही बनने के बाद दही फिर से दूध बन सकता है ना? नहीं ना। भोजन का पचना, क्या हम जो भोजन खाते हैं वो पचकर चल जाता है मलबे के रूप में, क्या हम फिर से उसको भोजन बना सकते हैं? नहीं ना। लोहे में जंग का लगना, है ना, और बल्ब का जलना, बल्ब जो होता है, बल्ब का जलना कौन सी परिवर्तन है, भौतिक या रासायनिक? कमेंट करके बताना है ना कि बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है बच्चों या रासायनिक परिवर्तन है, ये आपको बताना है कमेंट कर। ओके, तो अब हम सब आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया समझ गए होंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन। अभी तक जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो अभी 10th स्टार्ट नहीं हुआ, अब अभी तक तो ट्रेलर चल रहा था, है ना। अब यहाँ आएंगे पिक्चर। अब ये रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन पढ़ लिए ना, अब रासायनिक परिवर्तन से ये परिवर्तन से ही रासायनिक अभिक्रिया होगा, है ना। अभी चेंजिंग हो रहा था ना, अब एक्शन और रिएक्शन होगा। तो अब लेकर चलते हैं हम लोग कि किस तरीके से केमिस्ट्री में एक्शन होगा और रिएक्शन होगा, है ना। क्योंकि देखते हो ना, हम लोग बच्चे थे तो किसी बच्चे के ऊपर एक्शन किए तो वो हमारे ऊपर रिएक्शन कर दिया, है ना। तो अब एक्शन और रिएक्शन देखते हैं बच्चे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, है ना। अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, बेझिझक कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में आपकी कमेंट का भरपाई यहाँ जरूर किया जाएगा, है ना। तो हम आते हैं अब कहाँ, अपने टॉपिक पे, है ना। अब हम 10 क्लास पे आ जाते हैं, है ना। रासायनिक परिवर्तन पढ़ लिए, तो अब रासायनिक परिवर्तन से हम आ जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया,
है ना। तो हाँ, एक किसी बच्चे ने पूछ रहा है कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पहला चैप्टर क्लास 10 का, उसका क्या बोर्ड में रोल है ना, कितने नंबर का वो हमें हेल्प कर सकता है ना, कितने नंबर उस इस सब्जेक्ट को पढ़कर हम ला सकते हैं। तो बच्चा हम पहला चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, जो तो 3-4 साल का ट्रेंड है उसका एनालिसिस कर कर बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव का यहाँ से क्वेश्चन 3 आता है। तो 3 आया तो 3 नंबर का हो गया, 3 अंक का, 3 अंक है ना बच्चा। 3 क्वेश्चन आया तो 3 अंक हो गया। ठीक है बच्चा। अब एक लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। लघु उत्तरीय प्रश्न कितने आते हैं? 2 आते हैं। तो 2 आते हैं 2-2 नंबर का, तो ये 4 हो गया। तो ये 4 और 7 नंबर, तो ये टोटल नंबर पक्का हो गया एग्जैक्ट, हर साल के लिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन कभी कभी अभी यहाँ पे देखना थोड़ा रोमांस बाकी है ना, एक दीर्घ भी कभी कभी इसमें से आ जाता है ना, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो 1 आता है और 6 नंबर का आ जाता है। अगर ये आ गया तो 7-6-13 हो गया रे बच्चा, है ना, बल्ले बल्ले। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको टॉप करना है, टॉपर लिस्ट के श्रेणी में आना है, तो सारे को एक भी एक सब्जेक्ट तो दूर की बात है, एक चैप्टर तो दूर की बात है, एक चैप्टर की जो 12 टॉपिक लिखाए हैं ना, वैसे वैसे हर चैप्टर में टॉपिक लिखाएंगे, एक टॉपिक को भी नहीं छोड़ना है ना। शायद हम अभिकारक को छोड़ दिए, यहीं से क्वेश्चन आ गया, प्रतिफल को छोड़ दिए, यहीं से क्वेश्चन आ गया, है ना। तो चलते हैं, समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो अभी तक हम क्या पढ़े थे? अभी रासायनिक परिवर्तन, परिवर्तन। तो अब हम इसको रासायनिक परिवर्तन को हम चलते हैं, अब 10वां पढ़ते हैं। क्या है? चलो अब हम 10वां पढ़ते हैं। तो अब फिर से लिखना है एक बार, आई लव केमिस्ट्री, है ना, क्योंकि आप केमिस्ट्री से लव करोगे तो केमिस्ट्री आपसे लव करेगा। क्योंकि इस बार केमिस्ट्री में 27 लाना है ना, और पूरी बोर्ड में 450 प्लस सारे बच्चे को लाना है। बस मेहनत करके पढ़ना, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि मतलब कंसिस्टेंसी, है ना, ये बहुत जरूरी है किसी भी काम में। और हार्ड वर्क करना और रेगुलर रेगुलर क्लास अटेंड, रेगुलर बहुत जरूरी है। अगर आप क्लास को रेगुलर अटेंड नहीं कर रहे हो तो आप समझ लो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, है ना, बहुत बहुत जोर कुल्हाड़ी मार रहे हो बच्चे। तो अब हम आते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या आ रहा है बच्चा? रासायनिक अभिक्रिया। इसको हम, इसका इंग्लिश नेम क्या है? केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक्शन और रिएक्शन, है ना। चेंजिंग तक तो हम पढ़ लिए, है ना, देख लिए क्या होता है चेंजिंग, फिजिकल भी और केमिकल भी। अब केमिकल यहाँ रिएक्शन करना है, तो रिएक्शन, रिएक्शन कब होता है? जब एक्शन होगा तब रिएक्शन होगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखना, हम एक बॉल लेते हैं, है ना, एक बॉल में यहाँ पे दूध है भरा हुआ, लबालब दूध, भैंस वाली दूध या गाय वाली, है ना, XYZ, भैंस का हो, गाय का हो, बकरी का, सबका चलेगा, है ना। और इसमें हम एक्शन के रूप में ऊपर से खट्टा पदार्थ को चुआ दिया इसमें, है ना, है ना, खट्टा पदार्थ। तो ये दूध था, है ना बच्चा, ये दूध था, हमने एक्शन के रूप में एक खट्टा पदार्थ इसमें मिलाया। तो ये जो दूध था ये अपने आप में रिएक्शन कर दिया। जब एक्शन हम किए तो अपना ये रिएक्शन दिखाया और दूध को अब बना दिया क्या? दही, है ना बच्चा, देखे कमाल। अब ये दूध से दही बन गया। अब यहां और देखना, है ना, कोयला को लेते हैं, कोयला, कोयला में एक्शन हम किए, आग लगा दी, है ना, आग लगा दी कोयला में बाबा, इसका सिंबल सी होता है ना। तो आग जैसे लगाए तो ये वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने के साथ ये हम जो एक्शन दिए थे इसमें आग के रूप में एक्शन दिए थे, आग के रूप में एक्शन, तो वो अपना रिएक्शन दिखा दिया कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, है ना। हम एक्शन किए कि कोयला में आग लगा दिए,
तो कोयला ने वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। उसी तरीके से यहां हम हाइड्रोजन में हम किसको डालें, क्लोरीन को डाल दिए। तो एक्शन किया यहां से यहां तक, है ना, एक्शन किए हाइड्रोजन में और क्लोरीन डाल दिए। तो रिएक्शन में ये हमारा क्या बन गया, H2L 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि ये रासायनिक अभिक्रिया आप लोग देख चुके होंगे बच्चे कि अब क्या है। यहां पे एक और देख लेते हैं एग्जांपल। हमने हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिला दिया, तो ये एक्शन कर दिया है ना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को हम मिला दिए तो एक्शन कर दिए, तो यहाँ रिएक्शन हो गया, यहाँ रिएक्शन भी हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या हुआ, H2O हो गया रिएक्शन, है ना बच्चा, बैलेंस कर देते हैं यहाँ। तो ये रिएक्शन हो गया, ये जलता है खुद, ये जलाने में मदद करता है, और ये क्या होता है, बुझाता है ना। क्या कॉम्बिनेशन बैठा है दोनों में, तीनों में, मतलब ये समीकरण में। ये हाइड्रोजन खुद जलता है, ऑक्सीजन किसी चीज को जलने में मदद करता है, और ये जब दोनों आपस में मिलता है तो एक बहुत ही अच्छा प्यारा पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम जल कहते हैं, है ना। इसके बिना संसार का हर सुख चैन क्या लगता है, बेकार लगेगा, लगता है क्या, लगेगा ही, जाहिर सी बात है। 1-2 घंटा पानी नहीं पियोगे समझ में आ जाएगा क्या है पानी का महत्व, है ना बच्चा। तो अब हम देखेंगे ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ये जितने भी हो रहे हैं ना रासायनिक अभिक्रिया हो रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखना है केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया, ये हमारा अब स्टार्ट हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या कहेंगे, किसे कहेंगे। तो हम कहेंगे जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करे तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, जब कोई पदार्थ अकेले भी अभिक्रिया कर सकता है, जरूरी नहीं है कि वो किसी और के साथ करे ही, है ना। देखेंगे अभी और कराएंगे भी, अभी देखना है ना, थोड़ा धैर्य रखना है ना। अभी तो हम आए ही हैं सनम, है ना। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करे तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे कराते हैं रिएक्शन, है ना। इसका एग्जाम्पल इधर देख लेते हैं तो, है ना। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन को ले लेते हैं और ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और यहाँ पे अभिक्रिया हम करा देते हैं, तो हो जाएगा क्या, H2O। अब यहाँ पे दो पदार्थ मिलकर अभिक्रिया कर रहा है, तो जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करेगा तो एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करेगा ना, यही है ना बताया हुआ। ये हाइड्रोजन, आपको जैसे पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोजन खुद जलता है, और ये ऑक्सीजन, पता है ना
कि किसी को जलाता है, ये खुद जलता है, ये जला देता है, और जब दोनों आपस में मिलता है तो क्या होता है, जल बनता है, जो सभी को मिझा देता है ना। सबका चैन सुकून का एक जरिया बनता है ना, ये जल, पानी, वाटर, है ना। अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से इसका नाम दे रहा है ना, कोई पानी बोलता है, कोई जल बोलता है ना बच्चा। तो हाँ, फिर और एग्जांपल देखते हैं क्या हुआ। एग्जांपल CaCO3 देखते हैं बच्चा। यहां पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे दो पदार्थ, छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक बड़े पदार्थ का निर्माण किया। एक बड़े पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ का निर्माण करेगा, है ना। तो ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका गुण सेम है ना। नहीं, सेम नहीं है, अलग, यहाँ डिफिनेशन में लिख दिया है ना। अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करें। तो एक नहीं ना, अब यहां देखना, एक कर रहा है और यहां एक से अधिक कर रहा है, तो यहां हम लिखाए हुए ना एक या एक से अधिक, है ना। तो अब देखना है बच्चा कि यहाँ पे दो तरीके का अभिक्रिया हो रहा है ना। यहाँ पे देखना दो तरीके का पदार्थ बन रहा है, यहाँ पे दो तरीके का क्रिया हो रहा है ना। देखना है यहाँ पे एक तीर का निशान यहाँ पे है ना, ये तीर, ये तीरवा बहुत इंपॉर्टेंट है रे बाबा, कि एक तीर का पीछे का हिस्सा है, एक तीर का उस तरफ का हिस्सा है। जो तीर का हिस्सा, जो पीछे का हिस्सा है, पीछे वाले, वो आपस में रिएक्शन किया, है ना। और यहाँ पे ये एक नया पदार्थ निर्माण हुआ। यहाँ पे एक बात करें चाहे यहाँ पे की बात करें, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है ना, ये, इसको ही हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, अभिकारक। और इसके फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ निर्मित होता है उसको हम प्रतिफल कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, इंग्लिश में इसी को कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इसको ही हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोडक्ट। इसको हम प्रतिफल कहते हैं, उत्पाद या उत्पाद कहते हैं, इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक। ठीक है बच्चा, ये अभिकारक है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, आप समझ गए ना, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करे तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो पदार्थ मिल रहा है ना, कोई पदार्थ अकेले आ रहा है, चाहे कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के साथ में आ रहा है, तो अकेले आए तो अगर ठीक है यहाँ पे, अब ये क्या है, इसको हम प्रतिफल कह देंगे, नहीं, ये भी अभिकारक ही हुआ, ये भी क्या हुआ, रिएक्टेंट हुआ, रिएक्टेंट हुआ, है ना बच्चा। और ये प्रोडक्ट हुआ, है ना, प्रोडक्ट, ये हुआ प्रोडक्ट और वो हुआ रिएक्टेंट। तो अब हम चलते हैं इसके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया आप समझ गए होंगे। ये पहला क्वेश्चन था 10th क्लास का, है ना, फर्स्ट चैप्टर का। अब यहां हम फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से एंट्री कर चुके हैं। तो अब जो हम टॉपिक, ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लिए, ये टॉपिक में अभी हम घुसे हुए हैं, ये दोनों टॉपिक में, फिर इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा। लगभग 1 2 3 4 टॉपिक आज कंप्लीट हो गए, है ना। 12 13 टॉपिक है हमारा, 5 6 दिन, सही बोले, है ना, 5 6 दिन में क्लियर कर देंगे फर्स्ट चैप्टर। तो अब देखते हैं क्या, अब अभिकारक चाहे रिएक्टेंट, अभिकारक, अभिकारक कौन है, तो रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे में आप यहाँ पे देखना, ये क्या बन गया बच्चा, HCl, है ना। तो क्या बन गया, HCl। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन ले रहा है, तो तीर के निशान के पीछे वाले जो होते हैं वो अभिकारक होते हैं, क्योंकि वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है बच्चा, तो तीर के निशान के पीछे वाले जो भाग ले रहे हैं ये क्या होगा, यही रिएक्टेंट होगा। क्या हुआ, ये रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, और ये क्या हुआ, प्रोडक्ट। तो अब हमको प्रोडक्ट का डेफिनेशन भी लिखना है। तो क्या, प्रतिफल या उत्पाद, उत्पाद या प्रतिफल। प्रतिफल का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले, फलस्वरूप, अरे यार, प्राप्त होने वाले पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझ में आ गया कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में दो तरीके का क्रिया होता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए कोई पदार्थ अकेले आता है या किसी दूसरे पदार्थ के साथ आता है, तो वो रिएक्शन करता है तो एक अलग तरीके का पदार्थ का निर्माण होता है। तो जब पहले रिएक्शन होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो उस जो रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है फर्स्ट वाला, तो उसको ही हम अभिकारक कहते हैं। जब अभिकारक जब एक दूसरे से रिएक्शन करता है, मिलता है, तो उसके फलस्वरूप कोई दूसरे पदार्थ का निर्माण होता है, तो जो उसके फलस्वरूप पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। यहां हम दिखाएं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। तो अब यहाँ ये अभिकारक हो गया और ये प्राप्त पदार्थ, इसके अभिकारक के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त पदार्थ को क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। तो यहाँ ये रिएक्टेंट हो गया और यहाँ ये प्रोडक्ट हो गया। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये अब सबको समझ में आ गया। अब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं देखेंगे कि क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना। चलते बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं हम देखेंगे। इसके फलस्वरूप गैस की उत्पत्ति होती है। क्या होता है, गैस की उत्पत्ति। फिर दूसरा में सब बताएंगे अभी, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना क्या होता है। अब देखते होंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके फलस्वरूप उसके बाद में रिएक्शन होने के बाद में नीचे पेंदे में कुछ छोटे छोटे पदार्थ बैठ जाते हैं, है ना। तो वही अवक्षेप होता है। चाय वगैरह में देखे हो ना, है ना, सब देख रहे हो अपने आसपास में, हमेशा देख रहे हो, है ना। अब गैस की उत्पत्ति से मतलब यह है कि जब हम ये कली चूल्हा में जब हम जल को डालते हैं तो देखते हैं ना वो खौलने लगता है, तो उससे क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति होता है ना। रिएक्शन भी कराकर दिखाएंगे अभी। दूसरा हो गया अवक्षेप का बनना। फिर तीसरा हो गया रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। चौथा हो गया अवस्था में परिवर्तन।
है ना, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और